मेरा मुंह मत खिलवाना। Honorable member, please address नहीं the तो मैं chair. शुरू हो जाऊंगा। Honorable जो 100 member. करोड़ रुपए Honorable member. गृह मंत्री के द्वारा लिया जा रहा माननीय है। सिंधिया जी। किसान सम्मान निधि के तहत 1,13,000 करोड़ एक एक गरीब किसान के खाते में पहुंचाया गया है। प्लीज। फसल नुकसान जो हुआ है किसानों का, काटमानी वाले 15 लाख की बात करें तो मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, जो पिछले 3-4 दिनों में रिपोर्ट निकल रही है आपकी सरकार की। हाँ, मेरा मुंह मत खिलवाना। Honorable member, please address नहीं the तो मैं chair. शुरू हो जाऊंगा। Honorable जो 100 member. करोड़ रुपए Honorable member. गृह मंत्री के द्वारा लिया जा रहा है। माननीय सिंधिया जी। मेरा मुंह मत खुलवाना। माननीय सिंधिया जी, आप please, 15 please, लाख की कराट बात जी, करते हो। please sit down. आप 100 करोड़ कराट का जी, हिसाब sit down. दो। Honorable members, please sit down. सिंधिया जी, please address the chair. सॉरी, मैंने कहा 100 करोड़, और वो तो केवल Honorable member. एक शहर मुंबई का, बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा? आप मेरा Honorable leader of the house. Honorable leader of the house. नहीं तो और मैं Please. खोलूंगा अपना मुंह। Please, please, please. Please take your places. Accepting the honorable member, सभापति nothing goes on महोदय। record. प्रियंका जी, ये तो please. वसूली कर रहे हैं गरीब प्रियंका लोगों जी, से, please. रेस्टोरेंट वालों से, Please address और the chair. 15 लाख की बात करते हैं। Honorable member. Address the chair, please. सभापति महोदय, आज बात उठाई गई थी सदन में पेट्रोल और डीजल Please, के दाम। please, please. Honorable member. पेट्रोल और डीजल के दामों का बहुत मुद्दा उठा था। यह असलियत है कि दामें बढ़े हैं, पर यह असलियत भी है कि जो बढ़ोतरी हुई है उसका बंटवारा क्या हुआ है। लोगों के आंखों में धूल झोंकने की भी सीमा होती है। आज जो पेट्रोल और डीजल के दाम, जिसकी राशि मिलती है, उसका अगर खर्चा आप निकालो तो खर्चा निकालने के बाद 40% राज्य को मिलता है और 60% केंद्र को मिलता है। वित्त मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं, अगर मेरे आंकड़ों में कोई गलती हो तो जरूर मुझे सही करें। 40% राज्य को मिलता है, 60% केंद्र को मिलता है। लेकिन जो 60% केंद्र को मिलता है, उसमें से भी फाइनेंस कमीशन के नियम के अंतर्गत 42% दोबारा राज्य को जाता है। तो असलियत यह है कि राज्य को 40% नहीं मिलता सभापति महोदय, राज्य को उस राशि का 64% मिलता है और केंद्र को केवल 36%। और आज जो दुहाई दी जाती है पेट्रोल और डीजल के दाम का, क्यों नहीं विपक्ष अपने राज्यों में पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों नहीं कम करते? अपने शहर का क्यों नहीं कम करते? महाराष्ट्र में तो सबसे बड़ा दाम है Honorable member, पेट्रोल और please. डीजल का। Honorable member, please address the chair. यहाँ सिंधिया जी, आप लोग सरकार please को take your दुहाई दे रहे seat. हो और Honorable अपने member, आप please तो take your कदम seat. नहीं उठाते। और यही इतना कहना चाहता हूं Please address आपको the chair, सभापति सिंधिया जी. महोदय, Please कि address the chair. जिनके Please, honorable members, thank you. सभापति महोदय, कि जिनके घर शीशे के Please. होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। सभापति महोदय, विषय यह है कि कृषि के क्षेत्र में भी आयात के कुछ वस्तुओं पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जरूर हमने लागू किया है, और उसका कारण है ताकि कृषि की अधोसंरचना में हम लोग बढ़ोतरी कर पाएं, उत्पाद के फूड वैल्यू चेन में हम किसानों को आगे बढ़ा पाएं। और सरकार ने यह नीति बनाई है कि अधोसंरचना ही आत्मनिर्भर भारत की नींव हो सकती है। और मकान अगर मजबूत करना है सभापति महोदय, तो उसकी नींव मजबूत होनी ही होगी। और इसलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी अपने वक्तव्य में सरकार के बजट के बारे में कहा है, एंड आई कोट, द यूनियन बजट राइटली फोकसेस ऑन हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ए फुल्ली इंप्लीमेंटेड can help increase India's growth potential.
We welcome the Indian government's budget's focus on growth. Unquote. अब सिर्फ डिमांड बढ़ाने से सभापति महोदय हमारा कार्य समापन नहीं होता। डिमांड के साथ साथ हमें सप्लाई साइड और उत्पादकता को भी बढ़ाना होगा। और यही मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी भी, MMT, मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी भी इसी का वकालत करता है कि अधिक से अधिक गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन हर देश को करना होगा रोजगार उत्पन्न करने के लिए। और यही एक संतुलन वित्तीय बिल में हम देखते हैं, जहां डिमांड साइड मेजर्स एंड सप्लाई साइड मेजर्स का हम संतुलन देख रहे हैं। अब सप्लाई साइड में हम लोग क्या कदम उठा रहे हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक मुख्य अंग होता है। 2014 में भारत का रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142 पर था और पिछले वर्ष भारत का रैंक 63 पर पहुंच चुका है और आज भी विकास और प्रगति कर रहा है। हमारे MSME सेक्टर के लिए, छोटे मध्यम लघु उद्योगों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का सरल ऋण उपलब्ध हमारे द्वारा कराया गया है। और MSMEs का भी 14 साल बाद उनकी परिभाषा बदली गई है इसी सोच और विचार के आधार पर कि आज का SME कल का MNC बन सकता है। हम चाहते हैं कि एक सिस्टमिक परिवर्तन हो और वो सिस्टमिक परिवर्तन तभी संभव हो पाता है जब हम जटिल टैक्स फाइलिंग प्रोसीजर्स को हम लोग सरल बना पाएं। FDI, बिजली, इंश्योरेंस, रक्षा के क्षेत्र में हम ले आए हैं। GST का क्रियान्वयन हुआ है। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड और इन सभी दूसरे अंगों का एक ही मकसद है और वो है कि व्यवसायों को दक्षता या इफिशिएंसी में हम लोग बढ़ोतरी कर पाएं। अब इफिशिएंसी और कंपेटिटिवनेस की हम बात करें तो ये किसी भी संस्था या सरकार की नींव होनी चाहिए। मार्केट में अगर सर्वाइव करना है तो दक्षता और कंपेटिटिवनेस के बिना हम लोग नहीं सर्वाइव कर सकते। और यही कारण है क्योंकि इफिशिएंसी और कंपेटिटिवनेस में कमी हुई कि आज हमारे कई PSUs एसेट के बजाय में आज लायबिलिटी बन चुके। और इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है सभापति महोदय कि 5 पब्लिक सेक्टर कंपनियों का विनिवेश करने का फैसला लिया गया है। लेकिन इस पर भी बहुत विरोध और चिंता लायज है। लेकिन विरोध की परिभाषा मैं समझ नहीं पाया हूं, क्योंकि 2007 में जब UPA सरकार ने अपना नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी किया था, मैं सुन रहा था अभी मेरे भाई राजीव जी को, दीपेन जी को, प्रफुल्ल पटेल जी को, और प्रफुल्ल पटेल जी ने तो कहा कि आई एम नॉट अगेंस्ट डिसइन्वेस्टमेंट, पर मैं नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एक अंश पढ़ना चाहता हूं सभापति महोदय, अगर आपकी अनुमति हो। एंड आई कोट, The UPA will induct private industry to turn around companies that have potential for revival. UPA सरकार निजी निवेश को लाएगी सरकारी कंपनियों में। The UPA government believes that privatization should increase competition, not decrease it. UPA सरकार की विचारधारा है कि प्राइवेटाइजेशन के आधार पे ही कंपटीशन इंक्रीज होगा। Honorable members, Honorable Minister, please continue. Honorable Jairam ji, Honorable Member, please continue. एक होने में चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। Jairam ji, please, Honorable Minister, please continue. सभापति महोदय, मैं रिपीट करूंगा because these lines are worth repeating for all that we have been hearing for the last 3 hours from there. The UPA will induct private industry to turn around companies that have potential for revival. Sentence number 1. Sentence number 2.
The UPA government believes that privatization should increase competition, not decrease it. Sentence number 3, most important. Public sector companies and nationalized banks will be encouraged to enter the capital market to raise resources and offer new investment avenues to retail investors. Unquote. अब इनका ट्रैक रिकॉर्ड हम देखें सभापति महोदय. Honorable Jairam ji, please. Honorable member, please. Please, sir. इतने बड़े विशेषज्ञ हैं, मैं इनके सामने क्या कह सकता हूं. Please address the chair. Please address the chair. Please, Jairam ji. अब जो ऑथर है वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं ऑथर हूं. चलिए, अब सभापति महोदय 1991 से 96 तक इनकी क्या रिकॉर्ड रही. डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स 9,961 करोड़. कितने कंपनी बेचे? 31 कंपनी बेचे. आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल, बीएसएनएल. अगला कार्यकाल 2004 से 2009. मैं वहां आ रहा हूं. 2004 से 2009 8,516 करोड़. कौन से पीएसयूज बेचे? एनटीपीसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन. Let him complete. Let him complete. Let him complete. You can counter when you. Jairam ji. Disinvestment. Jairam ji. Disinvestment. Please. डिसइन्वेस्टमेंट. See, he's making a statement. Jairam आप ji. इतने Jairam उत्तेजित ji. क्यों हो रहे हैं? Jairam ji. आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? Jairam ji. आप इतने Please, उत्तेजित please. मत होइए. Continue. जयराम जी, Continue. इतने उत्तेजित मत होइए. विनिवेश, जयराम जी. विनिवेश तो 2004 से 2009, फिर आइए आप 2009 से 2014, 1 लाख करोड़ का विनिवेश. कौन सी कंपनीज? ऑयल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब विनिवेश होता है. Honorable member. Oil Honorable India Jairam ji. Limited. Jairam ji. Honorable member, please. Please address. सभापति महोदय, मैं रिपीट कर रहा हूं. 1 लाख करोड़ विनिवेश 2009 से 2014. ऑयल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, बीएचईएल. इसके बाद हम यहां भाषण सुन रहे हैं. जयराम जी रूल 235(2) इंटरप्ट नहीं करते हैं. अब इतने उत्तेजित हो रहे हैं सभापति महोदय, मैं तो इनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इतने उत्तेजित नहीं होना चाहिए कि मोदी सरकार आपके अधूरे सपने को ही पूरा कर रहा है. अब विनिवेश का कारण क्या होना चाहिए सभापति महोदय? यह मूल मंत्र है जिसमें मुझे लगता है आपको भी कोई आपत्ति नहीं होगी. कैपिटल एसेट्स का विनिवेश तभी होना चाहिए जब सामाजिक और भौतिक अधोसंरचना और मानव संसाधन का विकास हम लोग कर पाएं, ताकि उस विनिवेश के आधार पर जो निवेश सरकार करेगी उससे नए कैपिटल एसेट्स सरकार और देश में हम पैदा कर पाएं. और इसलिए इस सरकार की सोच और विचारधारा है सभापति महोदय कि विनिवेश देश बेचने की नहीं, देश बनाने और बढ़ाने की नीति है. और मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है क्योंकि यहां सरकार इस कोरोना के महामारी के वातावरण में आपदा में विकास के अवसर ढूंढ रही है, और मुझे आश्चर्य होता है क्योंकि विपक्ष वहां बैठकर आपदा में राजनीति करने का अवसर ढूंढ रहे हैं. अब वास्तविकता यह है सभापति महोदय कि केवल पीएसयूज को खोखला इन्होंने नहीं किया, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था का भी यही हाल हुआ. कुछ आंकड़े आपके समक्ष में पेश करना चाहता हूं. 2010 से 2015 तक महंगाई का दर, जो आज महंगाई की बात की जा रही है, उन 5 सालों में महंगाई का दर 10% होता था. और मोदी जी की सरकार से 2015 से आज तक महंगाई का दर एवरेज 4% रहा है.
महंगाई की दर की हम बात करें, बैड लोन्स की हम बात करें, पुरानी कहावत है कि लमों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। जो बैड लोन्स की प्रक्रिया की शुरुआत हुई वो यूपीए सरकार के समक्ष हुई थी, और जो पूर्व आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन जी, जिनको मेरे कांग्रेस के साथी बार बार कोट करते हैं, उनका ही कोट मैं उनके समक्ष रखना चाहता हूं। मोस्ट बैड लोन्स वर फ्रॉम द यूपीए ईरा। और जो पार्लियामेंट्री पैनल को हमारे फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने स्टेटमेंट दिया, मैं कोट करता हूं, अ लार्ज नंबर ऑफ द बैड लोन्स ओरिजिनेटेड इन द पीरियड ऑफ 2006 टू 2008 अनकोट। सरकार कौन किसकी थी उस समय? इसका जवाब इनको देना होगा, और अपनी गलतियों का पोथा दूसरे पर मल देने की आदत से उभरना होगा विपक्ष को भी, सभापति महोदय। अब प्रश्न यह है कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारत जीवन बीमा निगम, जिसकी हिस्सेदारी मैं मानता हूं कि देश का हर नागरिक अगर उसका हिस्सेदार बनेगा तो उसे गर्व महसूस होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और इसी सोच के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ के लिए आवश्यक विधेयक संशोधन 27 संशोधन इस वित्तीय बिल में हम लोग लेके आए हैं। इसके 3 फायदे हैं। पहला फायदा कि हर खाता धारक और आम जनता को निवेश करने का मौका उस एलआईसी में मिलेगा। दूसरा फायदा कि प्राइवेट पूंजी का प्रवाह बढ़ेगी, जो आज समय की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा सभापति महोदय, कि एलआईसी में भी जो बाकी विदेशी स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जवाबदेही और पारदर्शिता है, वो पारदर्शिता और जवाबदेही भी आईपीओ के बाद एलआईसी में हम लोग ला पाएंगे। इसकी भी बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे चिंता उठी हैं इस सदन में भी, और जायज है, पर उन सभी चिंताओं पर विराम वित्त मंत्री जी ने लगाया जब उन्होंने कहा कि आईपीओ के बाद भी बहुसंख्यक शेयरधारक सरकार ही रहेगी और एलआईसी कंपनी का प्रबंधन और नियंत्रण भी सरकार के पास ही रहेगा। इसके साथ एक और चिंता है जो मेरे साथियों ने उजागर नहीं किया, लेकिन मैं उजागर करना चाहता हूं। अनुच्छेद 37 के आधार पर, जो एलआईसी एक्ट का अनुच्छेद 37 है, उसमें एक सॉवरेन गारंटी का प्रावधान है कि खुदा न करे, लेकिन अगर कहीं भी डिफॉल्ट हो तो हर खाता धारक का पैसा सरकार चुकाएगी। और यह विश्वास इस सदन में वित्त मंत्री जी ने दिलाया है कि वो अनुच्छेद 37 सॉवरेन गारंटी का वादा बरकरार है और अधिकार एक एक खाता धारक का सुरक्षित रखा जाएगा। यह सरकार का प्रण और संकल्प है। इस वित्तीय बिल में सभापति महोदय एक और महत्वपूर्ण पहलू है। सरकार की चाहत है कि टैक्स सिस्टम को हम जड़ से मजबूत करें, और इसके कोई पहलू हम लोगों को देखने को मिले हैं। उदाहरण के तौर पर जनवरी के माह में जीएसटी कलेक्शन 1,20,000 करोड़ रहा, जो राजस्व संग्रह में इतिहास में सबसे अधिक आज तक रहा है। और यह इसलिए नहीं हुआ सभापति महोदय क्योंकि हमने टैक्स रेट बढ़ाई, ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोगों ने दक्षता बढ़ाई है, इफिशिएंसी बढ़ाई है। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकों का इस्तेमाल करके, कर की चोरी कम करके। और उसी के साथ दूसरा अंग है कि देश में लगभग आज 4,83,000 कोर्ट में टैक्स के केस अभी भी विलंबित हैं। और इस मुश्किल को भी पार करने के लिए 21 जनवरी 2021 तक 1,20,000 लोगों ने विवाद से विश्वास स्कीम के अंतर्गत 95,000 करोड़ रुपए के टैक्स डिस्प्यूट्स का समाधान करके सरकार को वो राशि उत्पन्न करने का काम किया है।
हमारी सोच और विचारधारा यह भी है कि करदाताओं की संख्या हमें बढ़ानी होगी, जो टैक्स जीडीपी रेशियो की बात की गई। पर हमारी सोच यह भी है कि संस्कृत में एक लघु सूत्र है कि अति सर्वत्र वर्जयते, कि अति करने से भी कभी कभी हानि हो जाती है। और इसलिए टैक्स फ्रेंडली मेजर्स को आगे लेते हुए विवाद से विश्वास नीति की तरह एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी भी बनाई गई है, ताकि छोटे करदाताओं को अपीलीय प्रक्रिया से गुजरे बिना मामलों का समाधान हम लोग कर पाएं। टैक्स असेसमेंट में भी बहुत तरीके से चेंजेस हमने लाए हैं, जैसे 6 साल से 3 साल टैक्स असेसमेंट की अवधि हमने कम की है। टैक्स कंप्लायंसेस को भी सरल बनाने की कोशिश की है। 5 करोड़ के टर्नओवर जिन लोगों के 95% डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको ऑडिटेड टैक्स स्टेटमेंट्स अकाउंट्स देने की जरूरत नहीं होती है। उसकी अवधि को हमने 10 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी तक भी बढ़ा दी है। तो हमारी सोच और विचारधारा है कि सरलता हम लोग लाएं, पारदर्शिता हम लोग लाएं। और जब पारदर्शिता की बात की जाती है, मैं बधाई देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को कि इस बजट में और वित्तीय बिल में जो पारदर्शिता हमें देखने को मिली है, चाहे फिस्कल डेफिसिट के बारे में जहां 9.5% हमने दिखाया है, चाहे फूड सब्सिडी के बारे में, जो फूड सब्सिडी का जो लोन मिलता था एनएसएसएफ के द्वारा, वो कभी भी बजट में दिखाया नहीं जाता था। इस साल पूरा फूड सब्सिडी बिल दिखाकर 9.5% हमने फिस्कल डेफिसिट दिखवाया है, ताकि जनता को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पारदर्शिता हमने भेंट की है। इसी के साथ जो ऑफ बजट बोरोइंग्स होते थे सभापति महोदय, यूपीए सरकार के समय में कोई भी ऑफ बजट बोरोइंग्स बजट स्टेटमेंट में दर्शाया नहीं जाता था। उदाहरण के तौर पर जो ऑयल बॉन्ड्स खरीदे जाते थे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सब्सिडी बकाया राशि देने के लिए, कभी उनका उल्लेख बजट में नहीं किया जाता था। इस साल उन ऑयल बॉन्ड्स की भी पूरी राशि बजट में दिखाई गई है, और यह पारदर्शिता का एक परिचय सरकार के द्वारा दिया गया है। यह वित्त बिल 2021 सभापति महोदय एक असाधारण और चुनौतीपूर्ण वातावरण में हम लोग ने तैनात किया है। और मुझे विश्वास है कि कोरोना एक सेटबैक देश के लिए, विश्व के लिए हुआ है, पर विश्व और देश इसे सेटबैक के रूप में नहीं, लेकिन इसे रीसेट के रूप में देखेगा। और इसके कई उदाहरण हैं। एक नई सोच, एक नई नीति, एक नई कार्यशैली लेकर हम लोग आगे आए हैं। 1939 में जब ग्रेट डिप्रेशन दुनिया में आया था, उस समय एक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट का परिचय विश्व में किया गया था। 1945 में जब विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं बनी थी। और मुझे विश्वास है कि इस कोरोना काल से जैसे हम उभर रहे हैं, उस रीसेट बटन के साथ हमारी सोच में, विचारधारा में, प्राथमिकताओं में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा, और एक पैराडाइम शिफ्ट को एक जनता का मुख्य अस्त्र बनाकर हमारी सरकार आगे बढ़ेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मैं मानता हूं सभापति महोदय कि देश के लिए नीति नहीं बनती, देश के लिए नीति बनती है, नीति के लिए देश नहीं। और आत्मनिर्भरता हमारा संकल्प है, और उसी के आधार पर सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इसी मंत्र के साथ हमारी सरकार आगे कार्य करेगी। 2021 2013 का भारत नहीं, आज भारत को मान सम्मान के दृष्टिकोण से पूरे विश्व में देखा जाता है। विश्व के अर्थव्यवस्था में भारत का एक सम्मानजनक जगह आज स्थापित हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, और मुझे विश्वास है कि यह वित्तीय बिल जो दमदार शुरुआत और दूरदर्शिता के साथ पेश किया गया है, RRR रिफॉर्म, रिलीफ और रिफ्रेश की जुगलबंदी के साथ भारत का नया एक ऊर्जा की शुरुआत करेगी। हमारी सरकार का संकल्प है सभापति महोदय, 3 लाइनों से मैं अपनी इस भाषण को समाप्त करता हूं। हमारी सरकार का संकल्प है कि आरजू बस यही है
आरजू बस यही है मेरे हर सांस देश के नाम हो। आरजू बस यही है कि हमारी हर सांस देश के नाम हो। जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो। आरजू बस यही है मेरा हर सांस देश के नाम हो। जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो। जो सर झुके तो वतन को प्रणाम हो। धन्यवाद। Thank you, Honorable